नमस्कार दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी संविधान, राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर और एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास इस तरह के रेलेवेंट मटेरियल टाइम टू टाइम आते रहेंगे। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को या डिसलाइक करेंगे या आप कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे तो हम अपने मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। 19 टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आज 20वें टॉपिक से आगे की बारी है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट कमिटीज़ की। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैबिनेट कमेटी? बिकॉज कैबिनेट कमेटी भी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को रिशफल किया है और कैबिनेट रिशफलिंग के दौरान उन्होंने कैबिनेट कमिटीज़ को भी रिशफल किया है। बहुत सारे मंत्री जिनकी सीनियर मिनिस्टर जिनकी विदाई हो गई, उन लोगों की जगह नए चेहरों को लाया गया है। तो कैबिनेट कमिटीज़ के पीछे क्या रैशनल क्या है, उसको क्यों बनाया जाता है और उनकी यूटिलिटी क्या है, वो किस तरह के फंक्शंस को करते हैं, ये चीज़ों को अपने को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है। जुडिशरी की बात करें तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक हो जाता है जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में भी अपने को नॉलेज रखनी है, चूँकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। जुडिशरी में पेंडेंसी का इशू काफ़ी पहले से चला आ रहा है, आज के डेट में भी है। करीब करीब 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। इससे रिलेटेड किस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, क्या क्या स्कीम्स पॉसिबल हैं, किस तरह से उन पेंडेंसी को कम किया जा सकता है और ये पेंडेंसी का रूट कॉज क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके ऊपर 4-5 पॉइंट अगर आपके पास फॉर्डर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जुडिशरी में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू 2014-15 से ही चला आ रहा है। इसके पहले भी फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस वगैरह हुए। फोर्थ जजेस केस में तो एनजैक को इन्होंने रिपील ही कर दिया। तो इसके ऊपर अभी करेंटली क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं सरकार के द्वारा और जुडिशरी के द्वारा, और क्या चीज़ें किए जानी चाहिए, क्या क्या इश्यूज इसके अंदर हैं, क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी इन्वॉल्व हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर डेफिनेटली अपने को ये चीज़ जानना है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच, ये जो एक अरुण जेटली ने कहा था टायरेनी ऑफ अनइलेक्टेड, कि ऐसे लोग जो जिनको जनता चुनकर नहीं भेज रही है वो लोग लेजिस्लेशन का काम करने लग रहे हैं, वो लोग गाइड कर रहे हैं सरकार को कि तुम ये करो, और उसकी जवाबदेही उनकी किसी के प्रति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप उनके जज को इम्पीच नहीं करने जाते हो, है कि नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बिहेवियर को पार्लियामेंट में डिस्कस तक नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए ये तीनों टॉपिक जो है सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करो तो ट्रांसपेरेंसी का इशू काफ़ी ज़्यादा अभी रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि आरटीआई में भी रिसेंटली सीजेआई के ऑफिस को लाया गया है, लेकिन कंप्लीट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को नहीं लाया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी एक इशू है जिसके तहत प्रश्न बन सकते हैं। आर्टिकल 142 जिसके तहत कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है, इसका काफ़ी यूज और मिसयूज हो सकता है, और ये जुडिशियल गवर्नेंस का एक तरह से टूल बनते जा रहा है। क्या ये बात सच है, क्या ये बात गलत है, इसके दोनों व्यू हो सकते हैं। दोनों व्यू को अपने को प्रिपेयर करना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट केस हुआ है, प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया गया है। ठीक है, इसमें सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किस तरह के होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अपने को प्रिपेयर करना है। ई कोर्ट इसलिए आजकल के डेट में काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट्स की स्थापना के बारे में बात की जा रही है। पेंडेमिक के टाइम में जब स्टैटिक कोर्ट्स नहीं खुल पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ना के बराबर है, तो वर्चुअली सारे केसों को सुना जा रहा है, हियरिंग्स की जा रही हैं, निष्पादन किया जा रहा है। तो क्यों ना इस तरह की व्यवस्था परमानेंट बनाई जाए, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में अपने को जानकारी रखनी है। PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, देखिए बहुत से PIL के केसेस ने, जैसे नोटा जो हुआ, या फिर ये सिविल लिबर्टीज़ के केस में आप बात करो, जो होमोसेक्सुअलिटी को और ट्रांसजेंडर्स को जो राइट्स मिले, तो ये सारी चीज़ें PIL के थ्रू ही हो सका है। लेकिन इसके बहुत सारे मिसयूज़ भी लोग कर रहे हैं लाइमलाइट में आने के लिए। तो PIL का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों यूज हो सकता है, इससे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी किस तरह से और मजबूत हो सकती है, और इसके नुकसान क्या है, ये चीज़ों के बारे में अपने को प्रिपेयर रखना है। ADR यानी अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है, ग्राम न्यायालय, न्याय पंचायत, ये सारी चीज़ें अपने बिहार सरकार ने ADR को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। बिकॉज अभी आप देखो तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ऑलमोस्ट हर जिले में और हर अनुमंडल में उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। तो ये जो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बिहार सरकार का है, ये काफ़ी यूनिक है और इसके ऊपर प्रश्न आने की संभावना बनती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात हो रही थी।
बहुत दिनों से इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि क्यों ना ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज के तर्ज पे जुडिशियल सर्विसेज की भी स्थापना की जाए। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है? ये सारी इश्यूज को कवर करने के लिए, ये सारे जितने इशू जुडिशरी के हैं इनको कवर करने के लिए एक क्यों ना, जैसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था, उसी के तर्ज पे क्यों ना एक जुडिशियल रिफॉर्म कमीशन का गठन किया जाए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग हो, गवर्नमेंट के लोग के अलावा एनजीओ वाले हो, और सिविल सोसाइटी के और अन्य भी लोग हों, एक्सपर्ट हों, और जुडिशरी के भी लोग, सारे लोग बैठे और रिफॉर्म्स करें। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ये अपने को प्रिपेयर करके रखना है, पूछा जा सकता है। प्रेशर ग्रुप क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज अभी आप देखो तो अभी जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों के आंदोलन की वजह से प्रेशर ग्रुप काफ़ी लाइमलाइट में है। ठीक है, ये जो किसान संगठन है ये एक तरह से प्रेशर ग्रुप का ही काम कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप कितने तरह के होते हैं? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, एसोचैम, फिकी, सीआईआई, ये सारी चीज़ें भी प्रेशर ग्रुप के अंदर में आती हैं। इनका क्या रोल है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके क्रिटिसिज्म, मतलब ये किस तरह की ऐसी गैर जरूरी एक्टिविटी कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ब्राइबिंग दे रहे हो, अगर आप किसी को जाके, आपको पहचाना है मंत्री के पास और आप जाके उसको घूस दे रहे हो और आप कह रहे हो कि हम आपको बाद में फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपको इलेक्शन में जीतने में मदद करेंगे, आप हमारी फेवरेबल पॉलिसी बनाओ हमारे लिए, तो इससे क्या होता है, उस प्रेशर ग्रुप जिस सोसाइटी को वो कैटर कर रहा है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन इन लार्ज बाकी सोसाइटीज़ को नुकसान होने की संभावना है। तो क्रिटिसिज्म आप इसके बारे में जरूर प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि किसान आंदोलन काफ़ी पीक पे है, प्रश्न आने की संभावना काफ़ी बनती है। प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों सबसे ज़्यादा चर्चा में है? क्योंकि जब से ये पीएम केयर्स फंड आया है और पेंडेमिक के टाइम में जिस तरह से सेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर का, उस तरह से इस वजह से इसके आने की संभावना, इसके इवेल्युएशन, इसका इंपॉर्टेंस और इससे रिलेटेड जो इश्यूज आ रही हैं, किस तरह फेडरल स्ट्रक्चर पे ये एक तरह से अटैक हो रहा है या किस तरह से इफिशियंसी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों हर तरह के जो डायमेंशंस होते हैं, इन सारे डायमेंशंस को अपने को प्रिपेयर करके रखना है, आने की संभावना बन रही है। फेडरलिज्म इन इंडिया क्यों टॉपिक, ये आजकल हॉट टॉपिक है, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड जो इशू है, जीएसटी रिलेटेड इशू जो है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है ट्रस्ट डेफिसिट? बिकॉज अभी जो कमिटमेंट दिया था राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ने, कि हम आपके जो कंपनसेशन आपको 5 साल तक देंगे, उसको वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली तो 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। तो इसकी वजह से फेडरलिज्म का इशू इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, पैसे के रुपये के लेन देन में, और चूंकि 15 फाइनेंस कमीशन के भी रिकमेंडेशंस आई हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी टॉपिक चर्चे में है। और इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्सेस इंडिपेंडेंट स्टेट, ये एक टॉपिक बनता है। इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट कहने का मतलब वो इस तरह से सिसीड करके अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकल पावर को सरेंडर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और दूसरी तरह से बहुत सारी इमरजेंसी प्रोविजंस जो आप यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से इनकी इंडिपेंडेंट वर्किंग काफ़ी तरह से प्रभावित होती है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए कि इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, दोनों में से क्या बैलेंस अप्रोच क्या होता है, इसके बारे में अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, अगर आप देखें तो भारत सरकार आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा जुडिशियल वर्क को कम करने के एवज में ये ट्रिब्यूनलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नुकसान है, इनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें से एक तो सेपरेशन ऑफ पावर इन्वॉल्व है। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर आप देखो तो जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव वाले जाकर कर रहे हैं ट्रिब्यूनल में बैठ के। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों इन्वॉल्व हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट ही होता है, और सरकार ही अपने मामले में जज बन जाए, ट्रिब्यूनल में बैठ जाए, सरकार के अधिकारी ही ट्रिब्यूनल में बैठ जाएं, तो एक तरह से ये एक मिलीभगत भी हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और सेपरेशन ऑफ पावर, ये दोनों ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस में आ जाते हैं। तो इसको प्रिपेयर करना चाहिए अपने को, ये एक रेलेवेंट टॉपिक है जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल वर्सेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टॉपिक हमेशा से चर्चा में रहेगा। अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट रूल के तहत 370 आर्टिकल को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में प्रेसिडेंट रूल किस तरह से पॉजिटिव, किस तरह से नेगेटिव, ये दोनों एस्पेक्ट, जो भी टॉपिक है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को अपने को प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप इसके बाद बात करें तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और इश्यूज, तो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट तो हमेशा से लगा हुआ है, जब से आज़ादी के पहले से ये है। जब से नदियाँ चूँकि
वो उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, और आपकी टेक्निक्स आपने वही की वही टेक्निक्स अपना रखी हैं। वाटर से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, आपकी जो पीने की पानी की शुद्धता के मामले में जो आप रिसाइकलिंग है, ये सब प्रोसेस अभी स्टैग्नेंट है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर मारामारी बढ़ेगी। तो ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसमें आर्टिकल 262 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसके अलावा ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, ये सारी बातें आपको अपने इश्यूज़ और सॉल्यूशंस के साथ रेडी रखना है। सॉल्यूशंस, टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कल्चरल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से सेक्टर वाइज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अपने को ये चीज़ें भी लेके रखना है। देखिए, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन दीजिए तो एक एरिया में मत दीजिए। अगर आप गवर्नेंस के रिलेटेड में ही सोल्यूशन देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप सोल्यूशंस दे रहे हो तो अगर सोल्यूशंस की चर्चा आप अगर कल्चरल स्फीयर में करो, गवर्नमेंट स्फीयर में करो, टेक्निकल स्फीयर में करो, ठीक है, अलग अलग अगर स्फीयर में करते हो, इन्वायरमेंटल में करो, तो वो ज़्यादा बेटर और कॉम्प्रहेंसिव आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो लोकल गवर्नेंस की बात होगी। तो लोकल गवर्नेंस में देखें तो लोकल गवर्नेंस में अगर देखें तो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अर्बन लोकल बॉडीज की अपनी समस्या है। क्या समस्या है अर्बन लोकल बॉडी की समस्या, ये अपने को जानकारी रखनी है। और पीआरआईज की क्या समस्या है, तो जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है, इसको अपने को अच्छे से पढ़ जाना है। इनके जितने आर्टिकल्स हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आर्टिकल वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना आती है। इनसे रिलेटेड इशूज़ जो हैं वो फंक्शन से रिलेटेड इशूज़ हैं, फंड से रिलेटेड और फंक्शनरी से रिलेटेड इशूज़ हैं। इन सारे इशू को अपने को प्रिपेयर करके रखना है, क्या क्या इशूज़ हैं और इनके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं। क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हुए हैं। पेशा एक्ट ये पूछता है क्योंकि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में पेशा एक्ट का काफ़ी रोल बढ़ जाता है, ठीक है। और ट्राइबल्स एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से हम बढ़ाएंगे ट्राइबल्स जोन में, इसके लिए अपने को प्रिपेयर करके रखना है। क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह की डिसरप्शंस होती है, अगर सपोज पेंडेमिक है तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो ट्राइबल वालों को ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, इसके बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए कि क्यों पड़ेगी सबसे ज़्यादा उनके ऊपर मार, और उनसे बचने के लिए सरकार ने क्या सहायता उपलब्ध कराई है, किस तरह की चीज़ें कराई हैं, पेशा एक्ट किस तरह से उसमें हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करो तो पेंडेमिक के टाइम में इन लोकल बॉडीज़ का क्या क्या रोल रहा है और किस तरह से ये लोगों ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, किस तरह से नहीं निभाया है, इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं। फंड से रिलेटेड, फंक्शनरी से रिलेटेड और फंक्शन से रिलेटेड इनके सामने हमेशा से इशू रहे हैं। ये इशू पेंडेमिक के टाइम में भी रहे हैं क्योंकि ये लोग फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने सबसे पहले इनकाउंटर किया पेंडेमिक को, और उनसे जो रिलेटेड रिवर्स माइग्रेशन और माइग्रेशन से रिलेटेड जो इशूज आई, इनको सबसे पहले इनकाउंटर करने वाले यही बॉडीज़ थी। और इनके पास ही क्षमता की कमी, फंड की कमी, आदमी की कमी, तो इसके बावजूद उन लोगों ने किस तरह से अपने रोल को प्ले किया है, ये अपने को जानकारी रखनी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, इससे रिलेटेड प्रश्न डेफिनेटली पूछता है, रिसेंटली पूछा भी था इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में इस बार भी पूछा जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार जो आया वो इस बार नहीं आएगा। अगर टॉपिक है तो वो आएगा ही आएगा। देखिए, आप बात कर सकते हैं इसमें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में। क्यों बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एनएचआरसी में अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, इसके मेंबर को भी उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। नेशनल ग्रीन, इसके और भी क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अभी पोक्सो एक्ट से रिलेटेड जो भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें बच्चों के साथ अगर किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज होता है तो किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह के लॉज हैं, किस तरह की रिहेबिलिटेशन में और उन इश्यूज़ को किस तरह से हाईलाइट करना है, तो ये सारे काम नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का है। तो ये बहुत हाईलाइटेड नहीं रहता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी चर्चे में है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर भारत सरकार काफ़ी कंसर्न रखती है और बिहार सरकार भी इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी कंसर्न रखती है। इसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चूँकि इसका कोई स्टेट लेवल पे कोई इसकी एजेंसी नहीं है, इसके लिए ये टॉपिक है जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक हॉट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों पूछा, पिछली बार भी जो प्रश्न पूछा गया था उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा गया था। एक चीज़ जो नहीं पूछी गई है वो ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अपनी तरफ से प्रपोज किया है। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपीए 1950 और 1951। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि आखिर इन एक्ट्स में इलेक्शन कमीशन ने किस तरह के रिफॉर्म्स की बात कही है, या अन्य भी जो भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि उसको प्लेनरी पावर दिया गया है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे गिल एम एस गिल केस में आई थिंक, तो उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन एक अपने आप में सारे रेसिडुअल पावर्स को रखता है। तो ये एक टॉपिक बनता है, क्योंकि रिसेंटली पेंडेमिक के टाइम में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं, और इन्हीं की वजह से ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि सेकेंड वेव जो कोविड की आई थी वो इलेक्शंस की रैलीज की वजह से ही एक तरह से माना जा सकता है कि वो आई थी। ठीक है, तो उसमें क्या रोल रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता ही बनता है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, देखिए अभी सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्यों चर्चे में है, क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट की वजह से इनके पावर्स, इनके टेनर्स और इनके फंक्शंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो इसकी वजह से आपको वो अमेंडमेंट्स भी याद रखने होंगे। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, इसकी वजह से इसके कंपोजिशन में क्या बदलाव आया है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये अपने को तैयार करके रखना है। नीति आयोग का रोल इस समय पेंडेमिक के टाइम में क्या है, और इन्होंने कैसे अपने रोल को अच्छे से प्ले किया है, या अपने रोल को निभाने में ये असफल हुए हैं, इस रोल को इसको अपने को हाईलाइट करना है, और इसको 3-4 पॉइंट अपने को प्रिपेयर करके रखना है। ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। सीएजी के बारे में ये एक हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, रिसेंटली पूछा नहीं गया था बीपीएससी में, तो चांसेस बनते हैं कि सीएजी के बारे में और डिटेल में पूछा जाए। फाइनेंस कमीशन एक टॉपिक है जिसको मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली प्रिपेयर करें। अगर आप किसी टॉपिक में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन फाइनेंस कमीशन आप इसलिए प्रिपेयर करें क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस ये हर एस्पेक्ट को टच करते हैं। ये फिजिकल डेफिसिट को भी टच करते हैं, ये गवर्नेंस को भी टच करते हैं, ये अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ को भी टच करते हैं। अभी इन्होंने जो कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे ये परफॉर्मेंस को लिंक करना इंसेंटिव्स देते वक्त, तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये कौन कौन से परफॉर्मेंस के ऊपर वो इंसेंटिव्स को लिंक किया गया है, कौन सा स्पेशल फंड बनाया गया है, डिफेंस के लिए क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या, हेल्थ के लिए क्या, पेंडेमिक के टाइम में फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, किस तरह से उसने फंड्स को फंड एलोकेशन में किस तरह से पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को एलोकेट किया है फंड्स को। तो ये चीज़ें अपने को प्रिपेयर करके रखनी है। तो आई होप कि ये करीब करीब 29th टॉपिक हम टोटल पहुँचे। अभी आगे इसमें 2-3 पार्ट और आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बाकी हैं। आई होप कि आप सभी लोग इन टॉपिक्स को सीरियसली ले रहे हैं, और आप इनको ज़्यादा नहीं, इसको प्रिपेयर करने के लिए मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट, वही हाईलाइटेड पॉइंट जो अपने को एग्जाम में याद रहा है। अगर प्रिपेयर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं प्रिपेयर है, छूट गया है, तो एक बार उसको 4-5 पॉइंट आप देख लें, हेडिंग देख लें, उसके रिलेटेड डेटा देख लें, कहीं से नेट से देख लें आप, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आप उसको नोट डाउन कर लें। केवल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो भी अगर आपको नोट डाउन रहेगा तो भी आप उसको अगर रिफ्लेक्ट करते हो अपने आंसर में, तो आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। आर्टिकल्स से रिलेटेड हैं तो उससे पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर कोई एक्ट इनेक्टेड हुआ है तो वो अगर आपके पास लिखा हुआ है उस चीज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको अच्छे पॉइंट्स से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।